हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज ये वीडियो जो आपके सामने पेश है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड है और इस वीडियो में मर्चेंट ऑफ वेनिस के जितने भी एक्ट्स हैं और सीन्स हैं उन एक्ट्स में, उन सभी की समरी को मिला के मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि आप में से कई लोग जिनके पास ज़्यादा वक्त ना हो या फिर आप छोटे समय में इस नाटक को समझना चाहते हैं तो उनके लिए शायद ये उपयोगी साबित हो। वैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस की पूरी हिंदी ट्रांसलेशन इंडियन पिटारा पर ऑलरेडी मौजूद है और सिर्फ इंडियन पिटारा ने ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस को पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। अगर आप द मर्चेंट ऑफ वेनिस की पूरी हिंदी ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सर्च कर लें और आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये जो पहला सीन है इसमें क्या होता है कि जो एंटोनियो है जो कि इस नाटक का एक मुख्य कैरेक्टर है वो उदास होता है और उसके दोस्त समझते हैं कि वो उदास है क्योंकि वो बिजनेस वाला होता है और उसके जो पानी के जहाज होते हैं वो समुद्र में होते हैं और उन्हें लगता है कि क्योंकि वो आ नहीं पहुंचे अभी तक इसलिए उन्हें लेके एंटोनियो जो है चिंतित है, सैड है। और एक दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि अगर ये बात नहीं है तो वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो प्यार में है। और इसी सीन में हम देखते हैं कि जो बेसेनियो उसका फ्रेंड होता है वो उससे कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो जाके पोर्शिया जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उससे वो शादी कर सके। इसमें बेलमोंट में जो एक जगह है इटली में, एक रूम के अंदर पोर्शिया और उसकी जो सेविका है या उसकी जो कॉन्फिडेंटे जिसे कहते हैं, जिसे वो अपने दिल की बात बता सकती है, नरीसा, उनकी बातचीत को यहाँ दिखाया गया है। तो बातचीत का सारांश इसमें ये है कि वो बातें कर रहे हैं कि पोर्शिया से जो शादी करने के लिए आए हैं या जो इच्छुक हैं वो कौन कौन है, उनकी खास बातें क्या हैं, वो किससे शादी करना चाहती है या वो किससे प्यार करती है। तो इन बातों को इस सीन में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि शाइलॉक जो एक यहूदी ब्याज पे पैसे देने वाला इंसान है वो बेसेनियो को 3000 डकेट्स जो सोने के सिक्के हुआ करते थे पुराने ज़माने में वो देने की पेशकश करता है और इसके लिए वो एंटोनियो की जवाबदेही चाहता है और 3 महीने के लिए ये ब्याज पे देने की बात होती है। शाइलॉक और जो एंटोनियो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों के धर्म अलग अलग हैं और शाइलॉक को कई बार एंटोनियो के हाथों बेइज्जत होना पड़ा है और इस मौके को जो शाइलॉक होता है वो एक अवसर के रूप में देखता है कि कैसे एंटोनियो से अपने अपमान का बदला लिया जा सके। और बाद में क्या होता है कि शाइलॉक कहता है ठीक है तुम पैसे ले लो, उसके बदले में मैं तुमसे ब्याज नहीं लूँगा, लेकिन अगर तुम सही वक्त पे उस पैसे को रिटर्न नहीं कर पाए तो मैं सूद तो नहीं लूँगा तुमसे, लेकिन मेरा हक होगा कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग से 1 पाउंड मांस का निकाल लूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो मोरक्को, जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को, उसका राजकुमार पोर्शिया से शादी करने की इच्छा से आता है और वो कहता है कि देखो जो मेरा रंग है, क्योंकि वो नॉर्थ अफ्रीकन होता है तो उसका कलर जो है यूरोपियन जैसा नहीं होता, वो ब्राउन रंग का होता है। तो कहता है मेरा जो रंग है उससे मुझे मत परखो, क्योंकि अगर आप तुलना करो मेरी और किसी भी इंसान की जो आपसे शादी की इच्छा रखता है तो आप किसी भी रूप में मुझे उससे गुण में, वीरता में कम नहीं पाओगी। तो पोर्शिया उसे कहती है देखो इसमें मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरी शादी किससे हो इस हिसाब से उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है या सही ताबूत आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ही मैं उस आदमी से शादी कर सकूंगी। ये मेरी इच्छा के ऊपर नहीं है कि मैं किसे पसंद करती हूँ। उसके बाद ये जो मोरक्को का प्रिंस है वो अपनी वीरता के बारे में डींगे मारता है कि वो कितना बड़ा वीर है, उसने अब तक कैसे कैसे काम किए हैं, वो कितना बड़ा हीरो है। और इसके बाद पोर्शिया उससे कहती है कि देखो जो ताबूत है, अगर तुमने सही ताबूत चुना तो तुम्हारी मेरे से शादी होगी, अगर तुमने सही ताबूत नहीं चुना तो एक शर्त ये भी है कि तुम फिर किसी भी लड़की से शादी के लिए प्रपोज नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हें आजीवन कुंवारा
रहना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसे ताबूत की तरफ ले जाती है। तो इस 5वें पार्ट में क्या होता है कि लॉन्सिलॉट नाम का इंसान है जो शाइलॉक के यहाँ नौकरी करता है, उसका नौकर है। लेकिन वो शाइलॉक के यहाँ नौकरी करना नहीं चाहता। उसे लगता है कि शाइलॉक एक गलत इंसान है, एक शैतानी दिमाग का आदमी है, और इसलिए उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसका जो विवेक है वो कहता है नहीं, भाग मत, अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए, मालिक के लिए वफादार होना चाहिए तुझे। तो यही बातें उसके मन में आ रही होती हैं, वो कह रहा होता है। और उसका बाप वहाँ जाता है, जो ओल्ड गोबो जिसका नाम है। तो लॉन्सिलॉट जो होता है अपने बाप के ऊपर कुछ मजाक करता है, उसे ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उसका बेटा नहीं है। और क्योंकि जो गोबो होता है उसका बाप, वो थोड़ा अंधा होता है, तो उसे ठीक से अपना बेटा दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद लॉन्सिलॉट कह देता है उससे, नहीं मैं ही तेरा बेटा हूँ। और फिर बेसेनियो आता है वहाँ पे, और बाप बेटे मिलके उससे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉन्सिलॉट को काम पे रख लो। तो बेसेनियो उसे काम पे रख लेता है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्सिलॉट है, जो शाइलॉक के यहाँ नौकरी करता था, वो अब शाइलॉक को छोड़ के बेसेनियो के घर पे नौकरी करने जा रहा है। और ये जो पार्ट है ये लॉन्सिलॉट और उसकी जो बेटी है शाइलॉक की, जेसिका, उन दोनों के बीच में है। तो जेसिका लॉन्सिलॉट से कहती है कि मैं अपने बाप के घर में रहते हुए खुश नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता था, जब भी मुझे तकलीफ़ होती थी अपने बाप के कारण से, तो तू एक अच्छे दोस्त की तरह उन तकलीफ़ों को कम कर देता था। तेरे यहाँ होने से उन दुखों में कमी आ जाती थी। उसके बाद जेसिका जो है लॉन्सिलॉट को एक चिट्ठी देती है और कहती है तू बेसिनियो के घर पे जा रहा है, तो वहाँ पे जब बेसिनियो का दोस्त लोरेंजो मिलेगा तो उसे चिट्ठी दे दियो। और लॉन्सिलॉट भी बहुत भारी मन से वहाँ से चला जाता है। जब जेसिका अकेली होती है तो वो कहती है मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं जो है शाइलॉक से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। लेकिन फिर वो अपने आप को दिलासा देती है कि मैं भले ही उसकी बेटी हूँ, तो ये जो हमारा संबंध है ये खून का संबंध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जैसी आदतें हैं, वो लोगों के साथ जैसा बर्ताव करता है वैसा ही मैं भी करूँ। और उसके बाद वो आशा करती है कि काश किसी तरह से उसकी शादी लोरेंजो से हो जाए और वो ईसाई धर्म को अपना ले। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जो ग्रेशिनो है और जो लोरेंजो है वो अपने दोस्तों के साथ, सेलेविनो और सोलानियो के साथ, जेसिका को उसके घर से भगाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ग्रेशिनो थोड़ा चिंतित है, वो इसलिए है कि उसे लगता है कि उनके पास पूरा टाइम नहीं है, अभी टाइम कम है। लेकिन लोरेंजो उससे कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास जो टाइम है वो काफी है और इस टाइम में हम वो सारा बंदोबस्त कर लेंगे कि उसे कैसे भगाना है। और इसी बीच में लॉन्सिलॉट आता है। लॉन्सिलॉट जो पहले शाइलॉक के यहाँ काम करता था वो आप पहुंचता है और वो एक लेटर देता है जेसिका का, जो कि शाइलॉक की बेटी है और लोरेंजो से प्यार करती है। तो वो लोरेंजो को चिट्ठी देता है उसकी, और लोरेंजो ये चिट्ठी फिर जो है ग्रेशिनो को दिखाता है और कहता है कि जो आज रात जो है हम जेसिका को वहां से भगा लाएंगे। यही जो प्लानिंग है और यही जो होने वाला है, इसी के बारे में ये पार्ट है। ये पार्ट एक्ट 2 और सीन 5 से रिलेटेड है। तो इस पार्ट में क्या होता है कि लॉन्सिलॉट जो पहले शाइलॉक के यहाँ काम करता था, अब उसे छोड़ के बेसिनियो के पास जा रहा है काम करने के लिए, और वो इसकी खबर शाइलॉक को देने आया है। तो शाइलॉक उससे कहता है देख, तूने जितनी मस्ती मेरे घर पे की है नौकरी करते हुए, मतलब दबा के तूने खाया है, दबा के तूने पहना है, और जितना आलसीपन तूने इस घर में किया है उतना तुझे नए मालिक के यहाँ करने को नहीं मिलेगा। मतलब जो मौज मस्ती तेरी यहाँ थी काम करते हुए, वो मौज मस्ती तुझे बेसेनियो के घर पे नहीं मिलेगी। और क्योंकि लॉन्सिलॉट ये भी कहने आया होता है शाइलॉक को कि आज रात का खाना उसका बेसेनियो के घर पे है, तो शाइलॉक अपनी बेटी से कहता देख, मैं बेसेनियो के घर पे खाना खाने जा रहा हूँ, तो तू अपने जो किवाड़ हैं घर के उसे अच्छी तरह से बंद कर लियो। और इस बात का भी थोड़ा बहुत अंदाजा होता है शाइलॉक को कि शायद कुछ बुरा उसके साथ होने वाला है, क्योंकि जेसिका और लोरेंजो ने ये प्लानिंग कर ली होती है कि वो भागने वाले हैं। तो आज की रात जेसिका शाइलॉक के घर को छोड़ के भागने वाली है। तो शाइलॉक
कहता है देख किवाड़ विवाड़ बंद करके रखियो और बाहर गली में शोर वगैरह हो तो झांकियो मत। और जाते जाते लॉन्सलॉट जो है वो जेसिका से कह देता है देख एक बार झांक लियो बाहर, क्योंकि बाहर तुझे लोरेंजो इंतजार करता हुआ मिलेगा। तो इस पार्ट की समरी ये है कि सेलारिनो और ग्रेशिनो शार्लोक के घर के आगे मिलते हैं, क्योंकि लोरेंजो उस दिन जो है शार्लोक की बेटी जेसिका को भगा के ले जाने वाला है। लेकिन सारे पहुंच गए होते हैं, लोरेंजो थोड़ी देर में आता है। उसके आने के कुछ देर बाद जेसिका जो बालकनी होती है वहां से देखती है, मालूम करती है कि ये लोरेंजो ही है, और जेसिका ने लड़के के कपड़े पहने होते हैं। और उसके बाद वो एक बक्सा जो है लोरेंजो को देती है जिसमें पैसे होते हैं, सोने चांदी के जेवर होते हैं। और उसके बाद वो नीचे आती है और वहां से इन लोगों के साथ भाग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ एंटोनियो आता है और वो ग्रेशिनो से कहता है कि आज जो हमारी पार्टी का प्रोग्राम था शाम का वो हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो बेसेनियो है वो बेलमोंट जा रहा है और इसलिए ग्रेशिनो को भी उसके साथ चले जाना चाहिए। और यहाँ पे ये जो है सीन खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बेलमोंट में ये घटना हो रही है। अब जो पोर्शिया है वो अपने पहले सूटर जो उसे शादी करने की इच्छा से आया होता है, मोरक्को का राजकुमार, उसे लेके आती है। और वहाँ पे 3 ताबूत होते हैं या 3 बक्से होते हैं, एक सोने का होता है, एक चांदी का होता है और एक जो है लेड का होता है। लेड जिसे हम शीशा भी बोलते हैं उसका होता है। और उसमें से उस राजकुमार को एक ताबूत चुनना होता है और उन ताबूतों पे लिखा होता है, मतलब एक मैसेज होता है। उस मैसेज से आदमी क्या समझता है ये आप देखेंगे जाके आगे। मोरक्को का जो राजकुमार होता है वो लेड वाले पे जो ताबूत होता है उस पे आता है और वो देखता है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी इस ताबूत को चूज करेगा तो उसे उसके पास जो भी है उसे दाव पे लगाना होगा, उसका रिस्क लेना होगा। और मोरक्को का जो राजकुमार होता है इस बात को पसंद नहीं करता कि एक लेड जैसी बेकार बक्से में ऐसा क्या हो सकता है कि जिसके लिए उसे अपनी जिंदगी की हर चीज पे दाव लगाना पड़े। तो फिर वो आता है चांदी के ताबूत पे, उस पे लिखा होता है कि ये उस आदमी के लिए है जो इसे डिजर्व करता है, जो इसके लिए बना है। और उसके बाद वो गोल्डन ताबूत पे आता है और मोरक्को के राजकुमार को ये लगता है कि एक सोने के ताबूत में ही, एक सोने के बक्से में ही इतनी प्यारी पोर्शिया है, उसको पाने का राज हो सकता है। और पोर्शिया ने ये भी कहा होता है कि इन ताबूतों में से एक ताबूत में मेरी फोटो है और उस फोटो को जो पा लेता है उसका अधिकार होगा कि वो मेरे से शादी कर सके। तो राजकुमार को लगता है कि इतनी सुंदर औरत के लिए सोने से सुंदर क्या हो सकता है, और वो उसे खोलता है और उसके अंदर से कुछ नहीं मिलता है और फिर वो तेजी से वहां से चला जाता है। इसकी समरी में यह है कि सोलानियो और सलेरिनो ये जो 2 दोस्त होते हैं एंटोनियो के, ये मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि कैसे जो शार्लोक है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पैसों के साथ भाग गई है, अपने साथ जेवर वगैरह भी ले गई है, तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, दुख में आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि हाय मेरा पैसा, हाय मेरी बेटी। और फिर वो जाके जो ड्यूक होता है वहाँ का, जो नवाब होता है, उससे कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बेटी को ढूंढ के दो और मुझे जो मेरा पैसा है वो वापस ला के दो। और फिर ये जो दोनों दोस्त होते हैं सोलानियो और सेलेरिनो, ये कहते हैं कि कैसे ये बात सुनने में आई है कि एक जो पानी का जहाज है वो इंग्लिश चैनल में उसका एक्सीडेंट हो गया है और ये आशा करते हैं कि ये जो पानी जहाज है ये एंटोनियो का ना हो, क्योंकि अगर वो शार्लोक का पैसा नहीं लौटा पाता टाइम पे तो शार्लोक पहले से ही गुस्से में भरा बैठा है, वो ना जाने उसके साथ कैसा सलूक करे। ये एक्ट 2 और सीन 9 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है इस पार्ट में कि जो पोर्शिया होती है उससे शादी करने के लिए अब एक दूसरा आदमी आता है, वो ये होता है प्रिंस एरागोन। और वो भी ताबूत का जो टेस्ट होता है जिसमें उसे 3 ताबूतों में से एक ताबूत को चुनना होता है, एक बक्से को चुनना होता है जिसमें पोर्शिया की फोटो हो। तो इस पार्ट में क्या होता है कि राजकुमार सिल्वर वाले पार्ट को चूज करता है और सिल्वर वाला जो ताबूत होता है वो रॉन्ग होता है और इसलिए वो शादी नहीं कर सकता पोर्शिया के साथ और वो चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सेलारियो और सोलानियो शार्लोक से मिलते हैं और उसे वो परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि कैसे उसकी बेटी भाग गई, उसका पैसा चला गया। उसके बाद जो शार्लोक होता है अपने दोस्त ट्यूबल से मिलता है जो जेसिका और लोरेंजो को ढूंढ रहा होता है शार्लोक के लिए। और ट्यूबल जो है
शार्लोक को बताता है कि कैसे एंटोनियो का एक पानी का जहाज डूब गया है। तो इसकी समरी ये है कि बेसेनियो पोर्शिया से शादी करने के लिए आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी 2 लोग आए थे और उन्होंने कास्केट का टेस्ट किया था, दोनों फेल हो गए थे। तो इस बार जो बेसेनियो है वो पोर्शिया से प्यार करता है, पोर्शिया भी उससे प्यार करती है और वो इस टेस्ट को करता है और वो इसमें पास भी हो जाता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि एंटोनियो जो है वो मुश्किल में है, उसके जो पानी के जहाज थे वो डूब गए हैं या वो वापस नहीं आ सके और शाइलॉक अब अपना पैसा उसे चाहता है और क्योंकि एंटोनियो से अब दे नहीं सकता तो बदले में एंटोनियो को बॉन्ड के हिसाब से अपने शरीर का मांस देना होगा। पार्ट में क्या होता है जो कि एक्ट 3 और सीन 3 से रिलेटेड है कि एंटोनियो फाइनली जेल में है क्योंकि वो पैसे दे पाने की स्थिति में नहीं है और शाइलॉक जो है उसको देखता है और उसे ताने मारता है, उसे परेशान करता है क्योंकि उसे पता है कि एंटोनियो ने जो बॉन्ड तोड़ा है उसके लिए कानून उसको सजा दे सकता है और कानून जो है शाइलॉक की साइड में होगा, मतलब शाइलॉक को फेवर करेगा। तो इस पार्ट में क्या होता है कि एंटोनियो अब जेल में है और ये बात पोर्शिया को भी पता चलती है, बेसेनियो को भी पता चलती है और पोर्शिया और नरीसा इस पार्ट में प्लान करते हैं कि वो जाएंगे और एंटोनियो को बचाएंगे। और उसके लिए पोर्शिया का प्लान ये है कि वो मर्द के भेष में जाएंगे और एक वकील के तौर पे जाएंगे और जाके एंटोनियो को बचा लेंगे। इस सीन में क्या होता है कि जो लॉन्सलॉट है, जो लोरेंजो के यहाँ काम करता है, जो एक मस्खरा है और एक सेवक भी है, तो वो जेसिका को चिढ़ाता है। जेसिका जो शार्लोक की बेटी है और जिसने भाग के लोरेंजो से शादी की है, उसको चिढ़ाता है। उसी बीच में लोरेंजो वहाँ आता है और लॉन्सलॉट की लोरेंजो से थोड़ी बात होती है और उसकी थोड़ी देर बाद लोरेंजो और जेसिका पोर्शिया और बेसेनियो की तारीफ़ें करते हैं कि कैसे वो एंटोनियो का साथ दे रहे हैं। इसकी समरी क्या होती है कि जो एंटोनियो है फाइनली वो अब कोर्ट में है और उस पर मुकदमा चलने वाला है और शाइलॉक से जज कहता है कि देख भाई, मुझे लगता है कि तू जो भी कर रहा है वो मजाक है या तू दिखाना चाहता है ऐसा, लेकिन बाद में जाके तू एंटोनियो को माफ़ कर देगा। मतलब जो तेरी जिद है कि 1 पाउंड मांस का तूने एंटोनियो के शरीर से काटना है तो तू ऐसा नहीं करेगा। लेकिन शाइलॉक अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसी बीच पोर्शिया जो है एक वकील का रूप लेके कोर्ट में आती है और शाइलॉक से क्वेश्चन पूछती है, एंटोनियो से क्वेश्चन पूछती है और कानून का एक ऐसा पेज उसे मिल जाता है जिसके कारण ना सिर्फ एंटोनियो की जान बचती है बल्कि शाइलॉक को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जब केस खत्म हो जाता है तो वो बेसेनियो के पास, जो उसका हस्बैंड है, उसके पास जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे इनाम देना चाहती हो तो वो जो अंगूठी है तुम्हारी, वेडिंग जो रिंग है, वो तुम मुझे दे दो। और 1-2 बार आनाकानी करने के बाद बेसेनियो वो वेडिंग रिंग उसे दे देता है। तो इस पार्ट की समरी यही है कि पोर्शिया और नरीसा अब जा रहे होते हैं शार्लोक का घर ढूंढने के लिए ताकि उससे वो साइन करवा सकें और इतने में ग्रेशिनो आता है और बेसेनियो की जो रिंग होती है वो पोर्शिया को देता है। पोर्शिया इसे एक्सेप्ट कर लेती है और नरीसा कहती है कि मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद जो ग्रेशिनो है ये अपनी रिंग मुझे दे दे। और उसके बाद ग्रेशिनो अपने रास्ते चला जाता है और पोर्शिया और नरीसा अपने रास्ते। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का आखिरी पार्ट है। शाइलॉक हार चुका है, एंटोनियो को अपना जो लोन था वो नहीं देना पड़ा, पोर्शिया ने दिखा दिया कि वो कितनी इंटेलिजेंट है और बाकी जो भी है नरीसा, जेसिका, इन सब की शादियां हो गई हैं। तो फाइनली क्या होता है, पोर्शिया और नरीसा बेसेनियो और एंटोनियो के घर आने के कुछ ही देर पहले वापस आते हैं और पोर्शिया सबसे कहती है कि देखो किसी को मत बताना कि मैं और नरीसा इस घर में नहीं थे, हम लोग बाहर गए हुए थे। और जब बेसेनियो और एंटोनियो आता है तो पोर्शिया बेसेनियो से कहती है तुम्हारी वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। और बेसेनियो उसको बता देता है कि कैसे जो वकील था जिसने एंटोनियो की जान बचाई वो रिंग वो ले गया। और ये सुन के जो पोर्शिया होती है वो दिखावा करती है कि उसे बहुत दुख हुआ है, उसे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बाद में वो जो रिंग है पोर्शिया के पास ही होती है वो बेसेनियो को दिखा देती है। और उसके बाद वो कहती है देखो ये जो रिंग तुम उस वकील को दे आए थे, मुझे उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ा, तब जाके ये रिंग
मैंने वापस ली है। और इसके बाद जब सीन का अंत होने वाला होता है तो वो बता देती है कि कैसे पोर्शिया वकील के भेष में थी और नरीसा जो है उसके क्लर्क के भेष में थी। तो दोस्तों होपफुली आपको ये समरीज पसंद आई हो। जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।